देखो भाई इधर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैश फ्लो के, आज हम पहला करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो तुम्हें पहले जाती है ना फॉर्मेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले टॉप पे जाके लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसका फॉर्मेट का जो होता है वो होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं? दो, ठीक है ना। और फॉर्मेट कैसे था एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ए का मतलब होता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो भाई पहले 3 एक्टिविटी लिखनी है, इनको भी मत देखना, ठीक है ना। पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, पूरा एक पन्ना छोड़ देंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, उस पर लिखेंगे बी वाली एक्टिविटी। बी का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 6 लेने छोड़ेंगे, उसके बाद सी पे आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो पहले जाके पहले 3 मेन एक्टिविटी लिखनी है। 3 एक्टिविटी लिखने के बाद आता है लास्ट की 3 चीज़ें। लास्ट की 3 चीज़ें क्या होती हैं? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये किसका घर है? कैश एंड कैश। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे ही हम नेट इंक्रीज में ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकंड पेज पूरा तैयार हो गया, वापस फर्स्ट पेज पे आएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो मुझे नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग हटाना है। क्या हटाना है? नॉन। हटाने के लिए क्या होता है? एक्सपेंस वैसे तो माइनस होता है, पर हटाने के लिए क्या होगा? प्लस। और हटाना किसको है? नॉन ऑपरेटिंग। तो ऐड नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस हट गया। अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दिया तो इनकम भी हटानी होगी। इनकम को हटाने के लिए क्या करते हैं? माइनस। अच्छा, इसमें कितनी लाइनें छोड़नी है? 6, और इसमें 3 4 जितना तुम्हारा मन हो। अगर मैंने नेट प्रॉफिट में, देखो 2 बंदे रहते थे, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया तो नेट प्रॉफिट का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग, क्योंकि अब उस घर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहता है। ये तुम्हें याद रखना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कोशिश करना है कि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है ना। इसमें भी 6 लाइनें छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तुम्हारा कैश जनरेट हो जाएगा कहाँ से? ऑपरेटिंग। ये करते हैं लेस इनकम टैक्स पेड। ये पूरा पहले फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने फॉर्मेट बोला है वैसे तैयार करना है। पहले 3 मेन एक्टिविटी, फिर लास्ट की 3 चीज़ें, फिर उसके बाद फर्स्ट पेज पे आ जाना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो इधर, ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, और जिनके पास ये पेज नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। देखो इधर तुम्हारे को एक बैलेंस शीट गिवन होगी, एक नोट्स टू अकाउंट गिवन होंगे और एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, ठीक है ना। देखो इधर सबसे पहले हम करते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। फिर हम करेंगे एसेट्स, फिर उसके बाद हम करेंगे लाइबिलिटीज़। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे? लाइबिलिटी। सर नोट्स टू अकाउंट रह गए, जिसके आगे नोट नंबर लिखा होगा उसको उसी वक्त पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ जिसके आगे नोट नंबर होगा मैं तब रीड आउट कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले मुझे एडजस्टमेंट करनी है, फिर एसेट करनी है और उसके बाद लाइबिलिटी, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट जो है वो डिबेंचर के ऊपर है। किसके ऊपर है? डिबेंचर। अब मेरी बात सुनना, डिबेंचर और लोन की जब एडजस्टमेंट आती है, किसकी? डिबेंचर और लोन, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डेट। क्या इंपॉर्टेंट है? डेट। बाहर में गया ये 60,000 का अमाउंट, बाहर में गया ये इशू, बाहर में गया ये क्या लिखा है। तुम्हें डिबेंचर और लोन की एडजस्टमेंट में सिर्फ क्या देखना है? डेट। उस डेट पे सर्कल मार देना। क्या मार देना? सर्कल। अब जो डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट होती है या लोन के ऊपर, वो इसलिए होती है कि तुम क्या निकाल पाओ? इंटरेस्ट। किसके लिए आती है? इंटरेस्ट। इसका और कोई रोल नहीं है, और इतनी ईजी एडजस्टमेंट है कि सबसे पहले इसी का काम होता है कि सबसे पहले ये निकलती है। तो देखो इधर वर्किंग नोट, इधर देखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये इंटरेस्ट निकालना कब है? जब डिबेंचर या लोन के ऊपर क्या होती है? एडजस्टमेंट। क्योंकि इंटरेस्ट 2 बंदों पे दिया जाता है, एक तो डिबेंचर पे और एक किस पे? लोन। तो चाहे डिबेंचर की एडजस्टमेंट हो चाहे लोन की हो, तुम्हारी ये एडजस्टमेंट वो किस लिए आई है? इंटरेस्ट निकालने के लिए। किसके लिए आती है? इंटरेस्ट। 2 चीज़ों पर इंटरेस्ट निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे। सबसे पहले किस पे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में, देख ले भाई ओपनिंग बैलेंस। जरा ऊपर जाके चेक कर क्या डिबेंचर है का, लास्ट पेज पे यहाँ चेक कर। तो देखो इधर अगर तुम्हें डिबेंचर कहीं नहीं दिख रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट में देखो लिखे हुए हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस एक है 19 है, एक 18। तो ओपनिंग कौन सा वाला होगा? 18। तो ओपनिंग कितना है? 1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। तो देखो इधर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे आंखें बंद करके निकाल दो। 1 लाख का 10%, 8 का 10 है, कितना आ गया? 10। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस पे निकालना बहुत ईजी है। मैंने क्या करा, जब मैं इंटरेस्ट निकालने बैठा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को पकड़ता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है? अब तुम्हें ये चेक करना है कि डिबेंचर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखना 1 लाख से कितने हो रहे हैं? 1 साल। तो अगर डिबेंचर बढ़ेंगे तो तुमने यहाँ पे प्लस करना है। तो सर माइनस कब करेंगे? जब डिबेंचर कम होंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस। अच्छा,
अब कौन से अमाउंट से जितने से वो बढ़ रहे हैं, तो मैं जो ये लिख रहा हूँ ना लेफ्ट में, ये मैं बता रहा हूँ किस पे निकालने वाला हूँ। पहले ओपनिंग बैलेंस पे, फिर इंक्रीज अमाउंट पे, कितने से वो बढ़ रहा है। देख के बताओ कितने से बढ़ रहा है। 1 लाख से 160 हो गए, तो किस पे निकालेंगे 60,000 का 10। सर आपने ये डेट जो दी वो तो आपने सर्कल लगवाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो सर्कल ये जो डेट है ये काम आती है यहाँ पे जब हम इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट पे निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस पे कोई टाइम फैक्टर नहीं लगता, टाइम फैक्टर यहाँ लगेगा। अब जो डेट दी होती है वहाँ से आगे वाला 31 मार्च, पीछे नहीं जाना, कहाँ जाना है आगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, कई बच्चे उसको 0 मान लेते हैं, वो तो पीछे चले गए, आगे जाना था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं 12, तो इंटू 12/12 ये आ जाएगा 6,000 और टोटल आ जाएगा 16,000। तो इसका मतलब है सिर्फ यही एडजस्टमेंट थी। तो जब भी डिबेंचर या लोन के ऊपर एडजस्टमेंट आएगी वो सिर्फ किसके लिए आती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और इतना इजी है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। पहले तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालो, इस पर कोई टाइम फैक्टर नहीं देखना। अगर वो बढ़ रहे हैं तो प्लस, तो फिर इंक्रीज अमाउंट पे निकालोगे। अगर ये घट रहे होते हैं तो मैं माइनस करके डिक्रीज अमाउंट पे निकालता। तो जब इंक्रीज अमाउंट या डिक्रीज अमाउंट लिखोगे वहाँ टाइम फैक्टर सोचना है, और तुम्हारी ये जो डेट है यहाँ पे हेल्प करेगी। जो डेट दी होगी उससे आगे ला 31 मार्च। चलो मान लो यहाँ 1 अप्रैल नहीं होता, 31 मार्च होता, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 31 मार्च से 31 मार्च कितनी दूर है 0, जब सेम डेट होती है तो 0। और अगर यहाँ पे होता 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितनी दूर है 6 महीने। तो ये टाइम फैक्टर तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ जी आगे। हाँ जी, ये हमने क्या निकाला है इंटरेस्ट। अब आ जाओ जो हमारा हमने सीखा हुआ है, देखो इधर। और जिन्होंने ये अभी तक नहीं सीखा हुआ है पहले वो वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद आएंगे। देखो इधर, ये 5 नाम तुम्हारे डिसाइड करते हैं कि तुम्हें सेकंड पेज पे रहना है। सेकंड पेज मतलब ये वाला, या तुम्हें फर्स्ट पेज पे वापस जाना है, ठीक है ना। तो अगर चीज़ इन 5 नामों में होगी या 2 बच्चों में होगी, ये 2 बच्चे हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड, 5 नाम और 2 बच्चे, अगर तो इन नाम में हैं तो सेकंड पेज, अदरवाइज फर्स्ट पेज। चलो जी, इंटरेस्ट की बात हो रही है। क्या 5 नामों में मैंने इंटरेस्ट बोला था? 5 नामों में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो 5 नामों में नहीं है तो मैं चेक करूंगा बच्चों में, क्या बच्चों में इंटरेस्ट था ये। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे 2 हैं, बच्चे 2 जगह जाते हैं। कितने जाते हैं 2। एक तो वो अपने बाप के घर और दूसरा वो मामा घर। सर ये बाप और मामा होते क्या है वो बता दो। देखो इधर, ये इंटरेस्ट किस पे निकल रहा है डिबेंचर, तो बाप डिबेंचर हो गया। तो डिबेंचर घर कहाँ पे है फाइनेंसिंग, तो पहले तो अपने बाप के घर जाएगा फाइनेंसिंग, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में, तो देखो सेकंड पेज है तो सेकंड कॉलम में कितने का इंटरेस्ट निकाला मैंने 16,000। अब यहाँ प्लस माइनस सोचना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटी के ऊपर है तो माइनस, इंटरेस्ट अगर एसेट के ऊपर है तो प्लस। डिबेंचर क्या होती है लाइबिलिटी, तो क्या करेंगे माइनस। पर देखो हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, पर बच्चों के 2 होते हैं। तो ये बच्चा भी एक जगह, एक कहाँ जाएगा मामा। सर मामा कौन होते हैं? मामा 2 होते हैं, और मामा का नाम होता है नॉन ऑपरेटिंग। तो 2 मामा कैसे हुए, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सर मैं कौन से घर जाऊंगा? देखो तुमने वहाँ माइनस करा है ना, तो एक्सपेंस से लेकर जाओ, प्लस करा होता तो इनकम वाले घर पे। तो देखो इधर, और मामा घर जब तुम जाओगे तुम्हें प्लस माइनस नहीं सोचना, चुपचाप जाके वहाँ बस अमाउंट लिख देना मामा घर। मामा अपने आप देखेंगे। देखो जब तुम मामा घर जाते हो तो खर्चा तुम करते हो, मामा करते हैं मामा। तो यहाँ प्लस माइनस सोचा, बाकी हर जगह मैं सोचूंगा पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम 16,000, तो मैंने बस मामा घर जाके छोड़ दिया। तो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद क्वेश्चन 5 या 7 मिनट का रह जाता है। तो देखो जब मैंने इंटरेस्ट निकाला तो मैंने चेक करा वो 5 नामों में है कि नहीं है, वो 5 नामों में नहीं था। तो मैंने चेक करा 2 बच्चों में, तो बच्चे 2 ही हैं, एक इंटरेस्ट और एक डिविडेंड। बच्चे 2 जगह जाते हैं, तो पहले मैं उसको अपने बाप के घर छोड़ के आया फाइनेंसिंग में, क्योंकि डिबेंचर फाइनेंसिंग में रहता है। दूसरा मैं मामा घर गया, तुमने बताया ये माइनस करा है, तो माइनस चला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अगर प्लस करा होता तो कहाँ जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। माइनस कब होता है? जब इंटरेस्ट लाइबिलिटी पे होता है, और प्लस कब होता है? जब इंटरेस्ट किस पे होता है? एसेट। ठीक है, चलो पहले मैंने एडजस्टमेंट करनी थी वो मैंने कर ली, एक ही दी हुई थी। अब दूसरा नंबर कहाँ पे जाते हैं? एसेट। कहाँ जाएंगे? एसेट। आ जाओ, ये ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है काम का नहीं है, नॉन करंट एसेट भी बोल्ड में लिखा हुआ है मेरे काम का नहीं है। आगे लिखा हुआ है फिक्स एसेट। देखो एज पर न्यू बुक फिक्स एसेट अब फिक्स एसेट के नाम से नहीं आएगा, वो किस नाम से आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर लिखा हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो उसे फिक्स एसेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो उसके आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 3, तो ध्यान रखो यहाँ से काटा मारना चालू करो, यहाँ नहीं पढ़ना, गलती भी मत करना यहाँ पढ़ के। सर आपने पूरा अमाउंट भी लिख रहा, कोई बात नहीं, 3 नंबर लिखा, 3 नंबर में पहुँच जाओ, 3 नंबर नीचे, ठीक है। आ जाओ,
अब नीचे 3 नंबर एक मशीनरी है और एक क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी क्या होती है फिक्स एसेट। चलो अब डिस्कस करते हैं, क्या 5 नामों में फिक्स एसेट था? ये रहा सर जी था है। तो अगर 5 नामों में बंदा फंसेगा तो तुम सेकंड पेज पे रहोगे। कहाँ पे रहोगे? ये सेकंड पेज है तो सेकंड पेज पे रहोगे। अब फिक्स एसेट कहाँ पे रहती है? इन्वेस्टिंग में। कहाँ पे रहती है? इन्वेस्टिंग। अब इसे लिखने का तरीका, ये जो क्लाउड है तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं परचेज, और अगर वो कम हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जरा चेक करो फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। 7 लाख से 10,70,000 बढ़ रहे हैं तो फिक्स एसेट का बढ़ना क्या होता है? परचेज। तो मैं इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में 2 ही नाम आते हैं, मैं तुम्हारे लिए लिख भी रहा हूँ, एक फिक्स एसेट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ लिखेंगे परचेज और फिक्स एसेट का नाम दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी। सेकंड पेज है तो सेकंड कॉलम। 7 से 10,70,000 हो गया तो कितना आएगा? 370। चल भाई शुक्रिया। परचेज देखो हर जगह मैं प्लस माइनस सोचूंगा, परचेज करने से पैसा आता है या जाता है? तो 370 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आ जाओ जी। डेप्रीसिएशन, क्या 5 नामों में डेप्रीसिएशन है? ये डिबेंचर है। डेप्रीसिएशन 5 नामों में नहीं है। क्या 2 बच्चों में डेप्रीसिएशन है? नहीं है। तो ना 5 नामों में है ना बच्चों में है, तो वो कंफर्म कहाँ जा रहे हैं? पहले पेज। कहाँ जा रहे हैं? पहला पेज। ये मैं आ गया पहला पेज, और जैसे ही मैं पहले पेज पे आता हूँ, देखो प्रोसेस, पहले मुझे वहाँ देखना है सेकंड पेज। तो जैसे मैं पहले पेज पे आता हूँ, यहाँ पे एक ही घर है, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। कितने घर है? एक। और वर्किंग कैपिटल में 2 बंदे रहते हैं, एक करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटी। मैं तो डेफिनेशन कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन ना करंट एसेट होता है ना ही करंट लायबिलिटी। तो ये जो एक घर था वो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो कुल मिला के 3 ही घर है, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग और एक वर्किंग कैपिटल। तो जो बंदा तीनों घर में नहीं आता है उसके घर होता है मामा घर। कहाँ होता है? मामा। अब मामा 2 है, फिर से पहचानना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन बताओ नुकसान होता है या इनकम होती है? तो नुकसान वाले मामा घर। और मामा घर पे प्लस माइनस सोचना है? नहीं। वहाँ जाके बस लिख देना है। देखना डेप्रीसिएशन कितने से बढ़ रहा है? 25। 95 से 1 पेज और फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम। और जब जब मैं मामा घर हूँ मैं प्लस माइनस सोच ही नहीं रहा, मैं बस मामा घर जाके लिख के ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो भैया हो गया ये। ठीक है सर, आपने डेफिनेशन 2 जगह क्यों नहीं फेंका? कोई भी चीज़ 2 जगह नहीं जाती एक्सेप्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड। बस बच्चे 2 जगह जाते हैं, बाकी सब एक जगह जाएंगे। सर आप यहाँ नॉन ऑपरेटिव में क्यों है? क्योंकि जो बंदा 3 घर में नहीं आता, 3 घर कौन कौन से हैं? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और वर्किंग। जिनका कोई घर नहीं है उनका मामा। आ जाओ जी, 3 नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया, वापस ऊपर आ जाओ। अब लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या 5 नामों में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था? ये रहा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी लिखने का यही तरीका है, बढ़ेगा तो परचेज, कम होगा तो सेल। ये जो क्लाउड है ये तुम्हारी हेल्प करेंगे लिखने में कि अंदर लिखना का है। और ये 5 तुम्हारी किस में हेल्प करेंगे कि फर्स्ट पेज पे रहना है या सेकंड पेज पे। जरा देखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? 1 लाख से 1,35 क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? परचेज। और अगर वो 5 नामों में है तो मैं सेकंड पेज पे रहूँगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्वेस्टिंग में ही आता है। बढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? परचेज। और अगर ये कम हो रहे होते तो सेल। कितने से बढ़ रहे हैं? 35। और परचेज करने से पैसा जाता है। तो देखो हर जगह मैं प्लस माइनस सोचूंगा, बस नॉन ऑपरेटिंग में नहीं सोचूंगा, मामा घर नहीं सोचना। तो लो जी, मैंने फिक्स एसेट कर दी और नॉन करंट, हाथों हाथ टिक लगाते जाना, ये आदत बना लेना। अब अगला कॉलम कौन सा है? करंट। अब ये आदत बनाना करंट एसेट, जैसी करंट एसेट हेडिंग पढ़ो सबसे पहले लिखना सी वाले साइड। कौन से वाले? सी वाले साइड। सर ये सी वाले कौन होते हैं? इसके नीचे जितने भी सी वाले होंगे कि देखना कितने लिखे हुए, एक ये सी है और एक ये, मैक्सिमम 2 ही मिलते हैं। पर अगर तुम्हें 3 मिल जाए तुम कंफर्म गलत कर रहे हो, 3 कभी नहीं होंगे, 2 होंगे। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, तो फिलहाल मुझे 2 मिल गए हैं। तो करंट एसेट में घुसते ही पहले क्या करने हैं? सी वाले साइड, और कुछ मत देखना। तो पहले सी वाले को साइड करना है। सी वाले 2 हैं तो सर सी वाले साइड करके जाना कहाँ? देखो ये रहा घर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सी वाले का घर है। तो ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब मैं करंट एसेट में आता हूँ। कहाँ पे आता हूँ? करंट। अब दोनों के ओपनिंग बैलेंस जोड़ने होंगे। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? 18 वाला। एक है 40 और एक है 1,70,000। तो कितना हुआ? 2,10,000। ओपनिंग बैलेंस के आगे लिखेंगे 2,10,000। सेकंड पेज है तो सेकंड कॉलम 2,10,000। ये 2,10,000 समझ आ गया? जितने भी सी वाले होते हैं सबको प्लस करते हैं। अगर एक होता तो एक का ही लिख देता। अच्छा आप क्लोजिंग पे आ जाओ। एक है 80,000 और एक है 2 लाख, तो कितना हो गया? 280। क्लोजिंग के आगे लिखेंगे 280। हाथों हाथ नेट इंक्रीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 280 माइनस 210 कितना होता है? 70। तो जो मेरी लास्ट की 3 चीज़ें थी वो जब मैं करंट एसेट में आता हूँ वो तभी खत्म हो जाती हैं। तो बताओ अब ऐसे टिक लगाना है। मैंने ये भी कर लिया और ये भी। तो बस अब करंट एसेट के नीचे एक ही बंदा बचा, उसका नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। तो बताओ जी 5 नामों में करंट एसेट है?
ये 5 नामों में करंट एसेट नहीं है। क्या बच्चों में करंट एसेट है? नहीं। कंफर्म मैं कहाँ जा रहा हूँ? फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे जाते ही गलती नहीं करनी, पहले फर्स्ट पेज पे जाना है। एक घर हो रहा है, वहाँ पे नहीं होगा तो मामा घर जाना है, तो एक घर पहले यहाँ, तो यहीं पे तो बैठी करंट एसेट। और करंट एसेट को लिखने का तरीका सेकंड क्लाउड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखो 2-4 क्वेश्चन करोगे हाथ सेट हो जाएगा। फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लिखने का तरीका होता है परचेज सेल। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिखने का तरीका होता है इंक्रीज और डिक्रीज। देखना बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 2 लाख से कितने हो रहे हैं? 90। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम कितने डिक्रीज हो रहे हैं? 1,10,000। तो प्लस माइनस अभी बाद में सोचना होता है, पहले लिख लो अमाउंट। मैंने लिख लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि देखो जब इसका प्लस माइनस सोचना होगा तो थिंकिंग कैसे करनी है। परचेज का मतलब, इंक्रीज का मतलब होता है परचेज, ये थिंकिंग है प्लस माइनस सोचने के लिए। और डिक्रीज का मतलब होता है सेल। तो फिलहाल ये डिक्रीज है। डिक्रीज का मतलब मन में क्या आया? सेल। अब बताओ सेल में पैसा आता है या जाता है? आता है, तो ये प्लस के। तो परचेज सेल नहीं लिखना, लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज है। पर प्लस माइनस जब सोचोगे तो डिक्रीज को क्या मानोगे? सेल, और इंक्रीज को क्या मानोगे? परचेज। तो इससे तुम प्लस माइनस ईजी कर पाओगे, क्योंकि परचेज में पैसा ज़्यादा सबको पता है और सेल में पैसा आता है, तो ये प्लस का ही रहेगा। तो देखो भैया मेरी पूरी एसेट होगी, तो इसका मतलब है जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं फिर तो वो छोटा सा पार्ट रह जाता है। एसेट करने के बाद हम कहाँ जाते हैं? लायबिलिटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल, जरा चेक करके बताओ 5 नामों में शेयर कैपिटल है? बिल्कुल है। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। अब इसको भी लिखने का तरीका सीख लो। देखो इसने तो तुम्हारी हेल्प कर दी कि सेकंड पेज पे ही रहना है, और सेकंड पेज पे कहाँ जाना है? फाइनेंसिंग। ये क्लाउड तुम्हारी हेल्प करेंगे लिखना कैसे है। तो शेयर और डिबेंचर को लिखने का तरीका, शेयर और डिबेंचर जब बढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? इशू। और जब कम होगा डिबेंचर तो क्या बोलेंगे? रिडम्पशन। बढ़ेंगे तो इशू, कम होंगे तो रिडम्पशन। आज जी फिलहाल देखते हैं क्या हो रहा है। शेयर कैपिटल 6 लाख से कितने हो रहे हैं? 8 लाख। बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इशू। और ये सेकंड पेज पे रहेंगे क्योंकि 5 नामों में था। इशू ऑफ शेयर्स कितने से बढ़ रहे हैं? 2 लाख। सेकंड पेज है तो सेकंड कॉलम कितना आ गया? 2 लाख। अब आ जाओ जरा वापस, 6 से कितना हुआ? 8, 2 लाख लिख लिए। आगे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लास्ट। सबसे लास्ट में करना होता है, सबसे लास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी यानी क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग, पर उसके आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 2। जैसे ही नोट नंबर आता है मैं उसे कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसका रोल नहीं है। कट करके सीधा आता हूँ नीचे, नोट नंबर 2 पढ़ता हूँ। जरा देखना नोट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ था? डिबेंचर। चेक करो डिबेंचर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो डिबेंचर का बढ़ना भी क्या होता है? इशू। तो चलो जी, और डिबेंचर भी कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग में। और इशू मतलब होता है प्लस, और रिडम्पशन मतलब होता है माइनस। इशू मतलब होता है पैसा लेना, रिडम्पशन होता है पैसा चुकाना। कितने से बढ़ रहे हैं? 60। और इशू का मतलब प्लस होता है, तो ये प्लस के रहेंगे 60,000। ठीक है ना। जैसे शेयर्स इशू हुए थे वो भी प्लस के, डिबेंचर इशू है वो भी प्लस के। दोनों का तरीका एक तरीका है। आ जाओ जी आगे। शेयर कैपिटल हमने कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने कर ली। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी। क्या 5 नामों में करंट लायबिलिटी थी? अच्छा डिबेंचर आए वो भी हमने कर लिया। क्या 5 नामों में करंट लायबिलिटी है? बच्चों में करंट लायबिलिटी है? नहीं। अब हम कंफर्म कहाँ जा रहे हैं? पहले पेज पे। और पहले पेज पे आने में एक घर पहले उस घर पे जाना है। क्या यहाँ करंट लायबिलिटी रहती है? रहती है, ये रही। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। बस इस सिंपल सा करना है। और ये आखिरी पॉइंट है तुम्हारा। 1.95 से 1.65 क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो देखो भाई सर जी अभी प्लस माइनस नहीं सोचना होता है, गलती मत करना। पहले अपना अमाउंट लिख लो, कितने से डिक्रीज हो रहा है? 30। फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम कितना आ गया? 30। अब सुनो भाई, सर आपने अभी डिक्रीज का मतलब क्या बताया था? सेल। क्या बताया था? पर वो एसेट के लिए था। किसके लिए था? एसेट। तो सर लायबिलिटी के लिए क्या होगा? उसका अपोजिट। तो पहले तुमने वो सोचना जो उसका मीनिंग तुमने सीखा है। डिक्रीज का मतलब क्या सीखा था? सेल। पर लायबिलिटी के लिए वो क्या हो जाएगा? परचेज। तो परचेज में पैसा जाता है तो क्या करेंगे? माइनस। सर एक बार फिर से बताना, ये इंक्रीज का मतलब परचेज और डिक्रीज का मतलब सेल, ये एसेट के लिए। तो सोचना पहले यही है। मान लो अब जैसे लायबिलिटी का आया हुआ है तो पहले मैंने वही सोचा, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? सेल। मैंने चेक करा आगे लायबिलिटी है तो सेल को क्या बना दिया? परचेज। परचेज में पैसा जाता है। ये भी हो गया, मतलब सारे हो गए। अब जो लास्ट में बचना था वो रिजर्व एंड सरप्लस हमें कहता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या कहता है? नेट। तो नेट प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनता है, पर कई बार बोर्ड वाले ना अब जब से 6 नंबर का हुआ है तो हो सकता है वो तुम्हें गिवन ही कर दे। ठीक है ना। बट अगर गिवन नहीं करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट सिर्फ 4 ही चीज़ें।
देखो अगर 6 नंबर का आया तो 1 नंबर का तो अलग से नेट प्रॉफिट होता है, बाकी सब चीज़ें 5 नंबर की। आ जाओ जी नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग, ये पूरा वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे लास्ट में करना है। माइनस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 2 चीज़ें प्लस होती हैं, प्लस ट्रांसफ़र टू, सर ये प्लस क्यों होती है, ये क्लास का वर्क होता है, यहाँ पे समझाया नहीं जाएगा कि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है ना। ये सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड है कि जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करना। प्लस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, सिर्फ कौन सा रिजर्व, जनरल। एक और ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में मेड। सर ये मेड क्या होता है, ये जब अगले क्वेश्चन में आएंगे तब समझ आ जाएगा मेड क्या होता है, फिलहाल नहीं है तो उस पर डिस्कस नहीं करना। चलो आओ जी, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे लिखा हुआ था नोट नंबर 1, जिसके आगे नोट नंबर 1 होता है वो क्या कर देते हैं, कट। इसका मतलब यहाँ पढ़ूंगा तो यहाँ पे मुझे किसके बैलेंस दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 330, और ओपनिंग 220। जनरल रिजर्व अगर होता तो वो यहीं पे लिखा होता, नहीं यहाँ कहीं नहीं है तो डैश, और टैक्स भी होता तो मिल जाता, वो भी नहीं है डैश। 330 में से 2 बच जाएंगे तो कितना आएगा, 1,10,000। ये है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट था सबसे टॉप पे फॉर्मेट पे, ये रहा नेट प्रॉफिट, फर्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम 1,10,000। ये मैंने अब सारा कुछ हो गया, मतलब पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब बच्चों को यहाँ गलती पता कहाँ होती है, सर अभी क्लोज कैसे करते हैं बच्चे यहाँ, तो पहले तुम्हें सेकंड पेज क्लोज करना है। कौन सा क्लोज करना है, सेकंड, फर्स्ट पेज में बाद में आएंगे। देखो क्लोज कैसे करते हैं, 370 और 35 माइनस का कितना होता है, 4,05,000 माइनस का। अगर तुम्हारा आंसर माइनस का आता है तो ये जो हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये यूज्ड में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पे कन्वर्ट होती है, यूज। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, तो इसी के सामने टोटल के सामने माइनस का आएगा तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुम्हें पूरा लिख के आना है इन्वेस्टिंग। ये यूज्ड इन कब आएगा, जब तुम्हारा ये किस में होगा, माइनस में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। आ जाओ ये फाइनेंसिंग में 2,60,000 कितने हुए, 260 में से अगर मैं 16,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2,44,000। अब ये प्लस का आ रहा है तो तुम्हारे सामने एक माइनस का आया और एक प्लस, तो प्लस का जब आएगा बड़ा सिंपल है, यही हेडिंग लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो जब प्लस का आएगा तो जो हेडिंग है वही लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो दोनों आ गए। अगर माइनस का आएगा तो यूज्ड और प्लस का आएगा तो फ्लो। ये करने के बाद देखो सेकंड पेज कंप्लीट हो गया, इजी होता है। अब उतरेंगे फर्स्ट पेज। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उन्हें टोटलिंग करनी नहीं आती, तो पहले जितने भी फर्स्ट कॉलम वाले हैं उनको सेकंड कॉलम में लेके जाते हैं, अलग अलग हेडिंग। ये कितना था, 1,10, ये कितना आएगा, 1। ये दोनों एक ही पार्टी के थे, एक ही हेडिंग के, तो इनको इकट्ठा करके लेके जाएंगे। 25 और 16,000 कितने होते हैं, 41। इस हेडिंग के आगे कुछ नहीं आया था, डैश और डैश। ये दोनों एक ही पार्टी हैं, एक ही हेडिंग के। 1,10 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा, 80, वो भी प्लस के 80। इधर कुछ नहीं था, तो पहला काम था फर्स्ट कॉलम, और कैसे लेके गया मैं, ये एक ही था बाहर, ये 2 थे, दोनों इकट्ठे प्लस बाहर, इन दोनों का भी सम करा बाहर। अब यहाँ का टोटल देखो कैसे करते हैं, जिसके आगे ऐड और लेस नहीं होगा वहाँ आके मुझे सम करना है। क्या बोला मैंने, जिस हेडिंग के आगे ऐड और लेस नहीं होगा वहाँ आके सम करना है। तो पहली हेडिंग ये रही, नॉन ऑपरेटिंग, इसके आगे तो ऐड है तो यहाँ आके सम नहीं करना। अगली हेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसके आगे भी माइनस है तो यहाँ पे भी सम नहीं करना। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे मैंने कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ आके सम करेंगे। एक ही लाइन खींचना बस, ये सिंगल लाइन। 1,10 और 41 कितने होते हैं, 1,51,000। ये आके स्टॉपेज पॉइंट है। अब अगली हेडिंग पढ़ो तो ये रही, क्या कैश जनरेटिव आगे प्लस माइनस है, नहीं, तो यहाँ के भी सम होगा। एक ही लाइन, सिंगल लाइन। 1,51,000 और 80,000 कितने होते हैं, 2,31,000। इनकम टैक्स पेड होता तो कब चुका होता, नहीं आया तो वो डैश। अब बताओ 2,31,000 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,31,000। ये प्लस का आया तो जब ये प्लस का आता है तो सेम हेडिंग ऊपर उतर के आ जाती है। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना।